अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की एटमॉस्फेयर में आज का हमारा टॉपिक नंबर 5.2 पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट क्या बेटा, एक ऐसा वेस्ट मैटर जो आपके एनवायरनमेंट को जो है वो आलूदा करे, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट मैटर को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। और पॉल्यूटेंट के फैलने के अमल को पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो बेटा अ वेस्ट मटेरियल दैट पॉल्यूट्स द एयर, वाटर और लैंड, ये जो है आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो ऐसा वेस्ट मटेरियल जो आपके एनवायरनमेंट को आलूदा करें तो उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। अब पॉल्यूटेंट सिविरिटी इज डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर। तो किसी भी किस्म के पॉल्यूटेंट की शिद्दत को जानने के लिए हमें 3 चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो पहला तो है आपके पास केमिकल नेचर, दूसरा है कंसनट्रेशन और तीसरा है परसिस्टेंस, ठीक है। तो केमिकल नेचर के बेटा आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पॉल्यूटेंट्स पाई जाती है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मौजूद बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये क्या बेटा, तीनों किस्म के ये क्या है, हमारे पास पॉल्यूटेंट मौजूद है। अब इनकी जो केमिकल सिविरिटी है वो डिफरेंट है। यानी मिसाल तौर पर अगर सल्फर डाइऑक्साइड क्या बेटा हमारे पास H2SO4 बना सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पास बना सकता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, अगर आपके एयर में मौजूद है, ठीक है। और इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कोई शख्स इसको लॉन्ग टाइम क्या करता है बेटा, इनहेल करता है, ठीक है, तो डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है। तो सबकी क्या है बेटा, जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट है। ये क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में तब्दील हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में भी मौजूद होती है, ठीक है। तो किसी भी पॉल्यूटेंट की सिविरिटी जानना है तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा उसकी केमिकल नेचर क्या है, उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसकी कंसनट्रेशन, तो कोई सा भी पॉल्यूटेंट कहीं पर भी मौजूद है तो उसकी हमें कंसनट्रेशन के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर किसी केमिकल की, किसी पॉल्यूटेंट की कंसनट्रेशन किसी भी जगह पर ज़्यादा है तो वो क्या हमारे लिए ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है, ठीक है। यानी उसकी जो सिविरिटी होगी वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। इसके अलावा किसी भी पॉल्यूटेंट की परसिस्टेंस के बारे में भी देखना पड़ेगा कि वो जो पॉल्यूटेंट है वो एनवायरनमेंट में कितने अरसे तक कायम रह सकता है। तो अगर वो पॉल्यूटेंट ज़्यादा अरसे तक कायम रहता है और ख़ुद ब खुद ख़त्म नहीं होता तो वो हमारे लिए एक और ख़तरे की निशानी साबित होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉल्यूटेंट की सिविरिटी जानने के लिए हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसकी केमिकल नेचर, कंसनट्रेशन एंड परसिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस एंड रिलीज कॉन्टेमिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हमारी जो इतनी बेशबहा एक्टिविटी है वो कॉन्टेमिनेंट्स जो हैं वो रिलीज़ करती हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो कॉन्टेमिनेंट्स जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं किसी भी प्योर चीज़ को क्या है बेटा, इम्प्योर बना देती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई खाना पड़ा हुआ है, कोई डिश पड़ी हुई है, उसमें क्या बेटा नेल्स निकल जाए, हेयर निकल जाए, तो ये भी क्या कहलाएंगे बेटा, कॉन्टेमिनेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। यानी एक इजाफी तौर पर चीज़ मौजूद है तो आपकी जो खाने की चीज़ थी वो क्या हो गई बेटा, आलूदा हो गई, ठीक है, जो कि अब प्योर नहीं रही, अब इम्प्योर हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास केमिकल कॉन्टेमिनेंट्स भी होंगे जो कि आपके एयर में रिलीज़ होंगे, ठीक है, जो कि आपके एयर को क्या है बेटा, आलूदा यानी इम्प्योर कर देंगे। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या बेटा, कॉन्टेमिनेंट्स में इजाफा कर रही हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो अगर कॉन्टेमिनेंट्स की तादाद में एक हद तक इजाफा हो जाए और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आए हमारे ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास पॉल्यूटेंट कहलाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। तो डी इंडेंजर ह्यूमन लाइफ बाय पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट आर केमिकल दैट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। तो पॉल्यूटेंट क्या है बेटा, केमिकल्स हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को क्या है बेटा, ये आलूदा करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉन्टेमिनेंट्स आर थिंग दैट मेक समथिंग इम्प्योर, ठीक है। तो कॉन्टेमिनेंट्स क्या है बेटा, किसी भी चीज़ को इम्प्योर बनाता है। तो अगर कॉन्टेमिनेंट्स की तादाद एक हद तक यानी उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो पॉल्यूटेंट जो है वो कहला सकती है, अगर उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट आर हैजर्डस कंपाउंड, ठीक है। तो यानी काफ़ी खतरनाक कंपाउंड होते हैं पॉल्यूटेंट्स फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। तो पॉल्यूटेंट इन द एयर ऑल्टर वेदर। तो पॉल्यूटेंट जो है वो क्या चेंज लाता है आपके एयर में, तो वो क्या करता है बेटा, वेदर में चेंज लाता है। तो मौसमी जो हालात है वो बहुत तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग के रिकॉर्ड उठा के देखिए सालाना, तो उसमें आप देखेंगे बेटा कि हर साल क्या बेटा, डिग्री टेम्परेचर में जो है वो इजाफा हो रहा है, ठीक है। वो क्यों हो रहा है बेटा, अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन ज़्यादा करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन ज़्यादा करते हैं, तो ये सन से आने वाली हीट को क्या करता है बेटा, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो सन से जो हीट एनर्जी आती है वो अर्थ में टकराती है और अर्थ से टकराने के बाद कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक करती है। लेकिन अगर क्या बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहेगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो हीट एनर्जी को क्या है बेटा, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। पॉल्यूटेंट इन द एयर ऑल्टर वेदर हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट के जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर भी आते हैं। तो मिसाल के तौर पर कुछ पॉल्यूटेंट गैसेस में अगर इजाफा हो जाए तो क्या है बेटा, लंग्स डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के मसाइल भी हो सकते हैं।
जैसे कि आप अमूमन सर्दियों के दिनों में अपने एरिया में देखते होंगे बेटा, फॉग यानी धुंध में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो फॉग या धुंध में जो इजाफा होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की इजाफी कंसनट्रेशन की वजह से होता है। तो इसकी वजह से जो आपके पास वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है बेटा, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं तो वो फॉग में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो वेदर को अल्टर करेगा, ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुँचाएगा, और इसके अलावा जो नबातात है उनको भी नुकसान पहुँचाएगा, यानी फसल को ख़राब करेगा, पौधों वगैरह को, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने पॉल्यूटेंट को जाना, पॉल्यूटेंट से इफेक्ट जाने कि वो किस किस्म के नुकसान हमें पहुंचा सकते हैं, वेदर को नुकसान कर सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा है, और वेजिटेशन यानी नबातात के लिए भी खतरा है। इसी तरीके जो पॉल्यूटेंट है इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। तो हमारी किताब में पॉल्यूटेंट की 7 इकसाम लिखी गई है। तो देखते हैं बेटा इन इकसाम को, ठीक है। तो जैसे कि एयर पॉल्यूटेंट, हम चैप्टर पढ़े बेटा दी एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो एयर पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट जो आपकी हवा को क्या करे बेटा, मुतासिर करे, ठीक है। तो ऐसे पॉल्यूटेंट को कहेंगे बेटा एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो इन एयर पॉल्यूटेंट को रिलीज़ करने में भी हमारा किरदार है, और इसके अलावा कुछ नेचुरल प्रोसेस से भी जो है वो एयर पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि वोल्केनो के बारे में आपने कभी सुना होगा, तो उसमें से क्या है बेटा, मुख्तलिफ गैसेस की इमिशन हो रही है उसकी जलने की वजह से। तो वहाँ पे जो पॉल्यूटेंट में इजाफा हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, ठीक है। तो उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उन एयर पॉल्यूटेंट्स को रोकना चाहिए जिसमें इजाफा हमारी वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके मुतबादिल ज़राए तलाश करना चाहिए कि एयर पॉल्यूटेंट में जो है वो इजाफा ना हो। इसी तरीके से वाटर पॉल्यूटेंट, इसको हम अपने टॉपिक में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो पानी में अगर कोई इजाफी चीज़ कॉन्टेमिनेशन आती है और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वाटर पॉल्यूटेंट कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से सॉइल पॉल्यूटेंट, ठीक है ना, पानी में क्या बेटा एसिड भी आ सकता है, ठीक है। जब बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश होती है तो क्या है बेटा, हवा में मुख्तलिफ गैसेज मौजूद होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या है बेटा, ये एसिड में भी तब्दील हो सकता है। जब एसिड में तब्दील हो जाएंगे तो ये आपके पानी को क्या करेंगे बेटा, पॉल्यूट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सॉइल पॉल्यूटेंट, ठीक है, जब बारिश होगी तो ये एसिड पानी में भी जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपके सॉइल को यानी लैंड को क्या है बेटा, आलूदा कर देंगे, तो फसल के लिए क्या है बेटा, वो नाकाबिल काश हो जाएगी, ठीक है। या अगर सॉइल में क्या बेटा हैवी मेटल्स का आना हो जाता है, तो अगर सॉइल में क्या बेटा हैवी मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो हैवी मेटल से क्या बेटा सब्जियों की ग्रोथ भी जो है वो मुतासिर हो सकती है, और हैवी मेटल जो है वो सब्जियों का हिस्सा बन के हमारी ज़िंदगी में भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्मल पॉल्यूटेंट, तो थर्मल पॉल्यूटेंट में क्या होगा बेटा, थर्मल यानी हीट। तो अगर क्या बेटा हमारे एनवायरनमेंट में हीट में इजाफा होता है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, थर्मल पॉल्यूटेंट कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो 5वां पॉल्यूटेंट है वो है बेटा रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो अगर हमारे एनवायरनमेंट में है और नेगेटिव इफेक्ट पहुंचा रहे हैं तो उनको हम कहेंगे बेटा रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल में से मुख्तलिफ खतरनाक शुआएँ निकलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो छठा पॉल्यूटेंट है वो आपके पास है बेटा नॉइस पॉल्यूटेंट, ठीक है, शोर की आलूदगी। तो उसको आपने फिजिक्स में पढ़ा, ठीक है। तो अगर क्या बेटा किसी आपके पास साउंड वेव है उसके एम्पलीट्यूड में अचानक इजाफा होता है तो वो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। जैसे म्यूजिकल साउंड होता है वो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट इतना नहीं करेगा, लेकिन अचानक किसी साउंड की वेव में इजाफा होता है तो वो नॉइस पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करेगा। तो ऐसी पॉल्यूशन को हम नॉइस पॉल्यूटेंट कहते हैं। इसके अलावा लाइट पॉल्यूटेंट, तो अगर इजाफी तौर पर लाइट मौजूद होगी हमारे अर्थ में, ठीक है, तो बहुत सारे जो नाइट में घूमने वाले जो परिंदे हैं उनकी जो है वो लाइफ भी मुतासिर हो सकती है, तो उनको भी हम क्या बेटा लाइट पॉल्यूटेंट में जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर रात के टाइम में ज़्यादा रोशनी होती है हमारे इर्द गिर्द तो क्या है बेटा, हम ऊपर के जो नज़ारे हैं उनको भी ठीक से नहीं देख सकते, तो हम इसको भी लाइट पॉल्यूटेंट में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी एक बहुत लंबी साइंस है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ एयर पॉल्यूटेंट को डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो एयर पॉल्यूटेंट हवा में शामिल होंगे और उसको आलूदा करेंगे। तो एयर पॉल्यूटेंट को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जैसे कि आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट है और दूसरा है बेटा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। पहला प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है वो बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द वेस्ट और एग्जॉस्ट प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो अगर आप फॉसिल फ्यूल या ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करते हैं, देखिए बेटा फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। और इसके अलावा किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आप क्या करते हैं बेटा, बर्न करते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास जो पॉल्यूटेंट रिलीज होगी उस पॉल्यूटेंट को आप कहेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट, जिसकी मिसाल हमारे पास है, दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है वो आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। जैसे मिसाल हमारा सल्फर डाइऑक्साइड क्या है बेटा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में आपके पास है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
इसी तरीके से बेटा आपके पास है बेटा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आपके पास आएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपके पास CH4। इसके अलावा और भी जो अगर हाइड्रोकार्बन को हम इस तरीके से एयर में रिलीज कर देते हैं तो वो भी पॉल्यूटेंट कहलाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ CH4 ही खतरनाक है, ठीक है ना। तो CH4 के अलावा किसी दूसरी गैसेस को अगर आप हवा में इसी तरीके से छोड़ देते हैं तो वो भी पॉल्यूटेंट में शुमार होगी अगर उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अमोनिया, ठीक है, अमोनिया NH3, तो ये भी क्या है बेटा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जो कि हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसिल्स की वजह से रिलीज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन कंपाउंड, तो फ्लोरीन के जो भी कंपाउंड होंगे आपके पास, इसकी हमारे पास मिसाल है CFC, ठीक है, CFC जो कि रेफ्रिजरेटर से AC से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जिसे हमें पढ़ना नहीं, सिर्फ हमें फ्लोरीन कंपाउंड लिख कर दिया गया था तो हमने इसको जान लिया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड आपके पास मौजूद है ये क्या कहलाता है आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं जो कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल और ऑर्गेनिक मैटर से रिलीज होते हैं, ठीक है। और अब इसके अलावा बेटा हमारे पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किस तरीके से क्रिएट होते हैं, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो क्रिएट होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस बाय वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब सोचिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमने रिलीज कर लिया किसी भी तरीके से, ठीक है, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑर्गेनिक मैटर, ये रिलीज हो गया। अब क्या बेटा इन्हीं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं इनमें क्या बेटा मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी के भी साथ, किसी भी कंपाउंड के साथ, और उसकी वजह से हमारे पास क्या बेटा कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हासिल होते हैं। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस बाय वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो दीज आर सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा आपके पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, नाइट्रिक एसिड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ओजोन, और इसके अलावा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम पैन भी कहते हैं। तो ये तमाम जो आप केमिकल्स देख रहे हैं ये क्या है बेटा आपके पास सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ये क्रिएट किस तरीके से होते हैं इनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा आपके पास क्या मौजूद है बेटा, इधर देखिए बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से प्रोड्यूस होगा, मिसाल तो अगर आप किसी कार्बन कंपाउंड को क्या करते हैं बेटा बर्न करते हैं, किसी भी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या है बेटा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर आप कंप्लीट कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कंप्लीट कंबशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से किसी कार्बन की जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन करें, कितनी कंबशन करें बेटा, इन कंप्लीट कंबशन करें तो उसके नतीजे में आपके पास क्या है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा हमारे पास प्राइमरी कंबशन जो है वो प्रोड्यूस हो गया। इतनी बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। इसी तरीके से बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम भी रिलीज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं तो हमारे पास क्या है बेटा ग्लूकोज मौजूद होती है C6H12O6, ठीक है। तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो उसके नतीजे में क्या है बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, क्या है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हम रिलीज़ करते हैं बेटा वाटर को, और उसके साथ साथ हम रिलीज़ करते हैं बेटा वाटर को, ठीक है। तो ये क्या बेटा हमारे पास ग्लूकोज मौजूद था, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन को क्या किया बेटा गेन किया, रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज़ किया और वाटर वेपर में। इसी तरीके से प्लांट क्या है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं, वाटर को इंटेक करते हैं, और क्या है बेटा इसका रिवर्स रिएक्शन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो एमिट करते हैं एयर में, और इस ऑक्सीजन को हम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन होती है, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बनते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम प्लांटिंग करें ताकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो वाफिर मिकदार में हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाए किस में, ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तब्दील हो गया। इसी तरीके से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जो कि एयर में मौजूद है, ठीक है। सोचिए अगर बारिश होती है, क्या होती है बेटा बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये बना लेगा बेटा आपके पास कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इसका फॉर्मूला है H2CO3। तो ये कार्बोनिक एसिड पानी के साथ आएगा नीचे, ठीक है, और एसिड रेन कॉज होगा, जिससे क्या है बेटा बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुतासिर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा फ्यूल जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बंद कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या बेटा कार्बन के कॉन्टेंट्स मौजूद होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब जो आपके पास फ्यूल है, फ्यूल में बेटा सल्फर की तादाद मौजूद होती है, ठीक है। तो अगर सोचिए फ्यूल में सल्फर है, सल्फर जलेगा, सल्फर क्या बेटा जलेगा और प्रोड्यूस करेगा बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या है बेटा ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास क्या बना लेगा बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या बना लेगा बेटा सल्फर
ट्राईऑक्साइड अभी इक्वेशन को मैंने बैलेंस नहीं किया, ठीक है। तो आप सोचिए बेटा सल्फर डाइऑक्साइड ने ऑक्सीडेशन किया और क्या बनाया बेटा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है बेटा, हवा में मौजूद है, ठीक है। तो सोचिए बारिश होती है तो क्या है बेटा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, H2SO4 बनाएगा, ठीक है, हवा में। तो जब H2SO4 बनाएगा तो ये पानी के साथ नीचे आएगा, तो ये भी हमारे लिए खतरनाक होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि बेटा H2SO4 किस तरीके से बना है एटमॉस्फेयर में। तो अगर क्या बेटा ये गैसेज आपके एयर में मौजूद हैं, ठीक है, तो अगर आप इनको बंद कर दें, इनकी कंसनट्रेशन में इजाफा कर दें, तो डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है। हमारे बिल्डिंग्स में भी हो सकते हैं, वेदर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो नबातात है वो भी मुतासर हो सकते हैं। तो आपने देखा बेटा किस तरीके से प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट क्रिएट हुआ, ठीक है, और किस तरीके से बेटा प्राइमरी से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है वो भी क्रिएट हुआ, ठीक है। तो इधर देखिए बेटा आपको सिखाया बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है NO, ठीक है, और NO भी क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन करेगा और क्या बनाएगा बेटा, NO2 बनाएगा, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रहा, तो अभी आपको सिर्फ बुनियादी समझाने का मकसद है। तो NO2 भी जो है रिलीज होगा, ठीक है। अब NO2 भी जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, आपके पास क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ओजोन, ठीक है, तो ओजोन भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ओजोन के हम केमिकल रिएक्शंस को नहीं देखेंगे। बस क्या है बेटा, ओजोन में क्या है, आपके पास जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आपके पास मीथेन है, ठीक है, पेट्रोल है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो तमाम चीज़ें क्या है बेटा वॉलेटाइल, अगर आप इसको छोड़ दें तो ये क्या है बेटा वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा, ऑक्सीजन जो है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या है बेटा ओजोन में तब्दील हो जाता है। ओजोन जिसका फॉर्मूला है O3। तो अगर ओजोन तो क्या है बेटा हमारे ट्रोपोस्फीयर में मौजूद है, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो ओजोन को ट्रोपोस्फीयर में हम पॉल्यूटिंग गैस कंसिडर करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो ये भी काफ़ी खतरनाक पॉल्यूटेंट है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी तफसील हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा आपने किस तरीके से पॉल्यूटेंट जो है वो हमारे ट्रोपोस्फीयर में, माहौल में, एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से बेटा इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बेटा पॉल्यूटेंट, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा एयर पॉल्यूटेंट के सोर्सेज, उनके इफेक्ट, उनके इम्पैक्ट के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।